हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो 75 डेज हार्ड चैलेंज में आज है हमारा डे नंबर 31। आज का सेट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, गौरव द डायरेक्टर ऑफ अ प्ले हैज टू सेलेक्ट 5 एक्टर्स फॉर हिज प्ले फ्रॉम 8 एक्टर्स ए थ्रू एच। द एज इन ईयर्स ऑफ ईच एक्टर इज डिफरेंट, ये उनकी एजेस हैं। फ्रॉम द 8 एक्टर्स गौरव हैज टू सेलेक्ट एट लीस्ट 1 एक्टर हु इज इन 20s, at least 1 actor who is in 30s and at least 2 actors who are in 40s. Apart from the above criteria, Gaurav must ensure the following additional conditions are met. इसको रीड किया हमने और यहाँ पर क्या हमें दिया हुआ है कि 8 एक्टर्स की चॉइसेस है उसके पास, जिसमें से 5 एक्टर्स उसको सेलेक्ट करने हैं। एक्टर्स की एज गिवन है, ये नहीं मालूम है कि कौन सी एज किस एक्टर के है, राइट। उसके बाद ये भी कंडीशन है कि गौरव को एटलीस्ट 1 एक्टर सेलेक्ट करना है 20s में से, एटलीस्ट 1 एक्टर सेलेक्ट करना है 30s में से और एटलीस्ट 2 एक्टर सेलेक्ट करना है 40s में से, राइट। ये भी समझ आया। और उसके बाद ये कुछ एडिशनल कंडीशंस भी मैट होनी चाहिए। जैसे पहला जो स्टेटमेंट है वो है बी हु इज इन 20s विल बी इन द प्ले ओनली इफ एच इज नॉट इन द प्ले। क्लियर कट यहाँ से ये समझ आया हमें कि ये सेट सिलेक्शंस का सेट है। सिलेक्शंस के स्टेटमेंट्स यहाँ पर गिवन है, सिलेक्शंस की ही कंडीशंस हैं। ओनली इफ स्टेटमेंट हमने डिस्कस भी किया था अभी प्रीवियस 3 डेज में, राइट। प्रीवियस 3 डेज में हमने सिलेक्शंस के ही सारे स्टेटमेंट्स डिस्कस किया 1 बाय 1। तो आप जाकर चेकआउट कीजिए और वहां से स्टेटमेंट्स को समझने की कोशिश कीजिए अगर नहीं देखे हो वीडियोज। यहाँ पर उन्हीं स्टेटमेंट्स का यूसेज है, उन्हीं का मीनिंग अगर आपको अच्छे से आता है तो आप सेट को इजिली करेक्ट कर लेंगे, राइट। ओके, देखते हैं एक बार। जैसे पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, बी हु इज इन 20s, मतलब बी की जो एज है वो क्या क्या हो सकती है, 25, 27, 28, इनमें से कोई एक नंबर, 25, 27 या फिर 28। ओके, बी हु इज इन 20s विल बी इन द प्ले ओनली इफ एच इज नॉट इन द प्ले। अगर मैं बात करूं, ये स्टेटमेंट कुछ ऐसे है, ओनली इफ एच इज नॉट इन द प्ले बी इज इन द प्ले। इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होगा, अगर ये वाला पार्ट ट्रू है, ओनली इफ एच इज नॉट इन द प्ले, तो ये पार्ट अगर ट्रू है तो बी हु इज इन 20s, राइट, वो पार्ट हमारा ट्रू होगा। ओके, एच इज नॉट इन द प्ले मतलब बी प्ले में आ गया। अच्छा, कौन सा केस इसमें वैलिड नहीं होगा, कैन वी से इसमें वो केस वैलिड नहीं होगा जब बी और एच दोनों आ जाएं, वो पॉसिबल नहीं है, राइट। बी एंड एच दोनों प्ले में आ जाए वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बी को आप तभी सेलेक्ट करोगे जब एच प्ले में नहीं है, राइट। तो दोनों तो नहीं आ सकते एक साथ, मतलब बाकी केसेस पॉसिबल है, बी अकेला आ सकता है, एच अकेला आ सकता है या फिर नन। ओके, स्टेटमेंट नंबर 2 पर चलते हैं जरा। ए इज 3 years ओल्डर देन जी। ए और जी की एज की बात करें, ए जी से 3 years ओल्डर है। एक आपने बोल दिया 28 ए की एज हो जाए, 25 जी की एज, या तो ये पॉसिबिलिटी है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और हो सकता है 37 34, मतलब ए की एज 34 रादर 37 और जी की एज 34। और क्या पॉसिबिलिटी है, एक ये 46 43 समझ आ रहा है, राइट, या फिर ए की एज 46 और जी की एज 43। स्टेटमेंट नंबर 3, डी विल बी इन द प्ले इफ एंड ओनली इफ एफ हु इज इन 40s इज इन द प्ले। एफ एक तो 40s में है, मतलब एफ की जो एज है वो होगी 43 या फिर 46 या फिर 47। ऑल्सो डी और एफ के लिए इफ एंड ओनली इफ कंडीशन दी हुई है हमें। उसका मीनिंग क्या होगा कि या तो डी एंड एफ दोनों प्ले में होंगे या फिर दोनों में से कोई भी प्ले में नहीं होगा। ओके, नाउ थर्ड नेक्स्ट कंडीशन, स्टेटमेंट नंबर 4, ई इज 6 years ओल्डर देन सी। ई इज 6 years ओल्डर देन सी, तो ई कॉमा सी के लिए आपने क्या बोला, या तो ये 34, 28 एज वाले होंगे या फिर 43, 37, और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं दिख रही है, 43, 37। ओके, नाउ
E is 6 years older than C and if one of them is in the play, the other must be in the play. तो इसका मतलब भी क्या हुआ, या तो E एंड C दोनों प्ले में हैं या फिर दोनों में से कोई नहीं है। अकेला तो कोई नहीं आ पाएगा, क्योंकि एक आएगा तो दूसरा आना ही चाहिए। स्टेटमेंट 5, H इज ओल्डर देन F, H की एज F की एज से ज्यादा है। तो कैन वी से F हमारा 47 पर तो नहीं हो सकता, राइट? F हमारा 47 एज वाला तो नहीं हो सकता, क्योंकि F से ओल्डर कोई है, H इज देयर। सो आप ये कह रहे हो कि H की एज F की एज से ज्यादा है, H इज ओल्डर देन F। तो अगर F को आप 47 रख दोगे तो H को कोई एज नहीं दे पाओगे ना, दैट्स वाई। सो H इज ग्रेटर देन F, ये आपने बोल दिया। ओके, व्हाट एल्स? H इज ओल्डर देन F and H will be in the play only if A is in the play. Only if A is in the play, H will be in the play. Only if statement का मीनिंग है अगेन, so H and A, या फिर A alone, या फिर none. ओके, अगर इन स्टेटमेंट्स के मीनिंग को समझने में आपको इशू हो रहा है तो लास्ट 3 डेज पर सारे स्टेटमेंट्स इन डिटेल डिस्कस हुए हैं, जाकर के रेफर कर सकते हैं। ओके, ओनली इफ A is in the play is done, right? Now last statement 6, ये कह रहा है if C is in the play, D must not be in the play. If C is in the play, D must not be in the play. What if C is not in the play? D may be in the play or D may not be in the play. If statement का कुछ ऐसे ही मीनिंग हम समझते हैं, right? और इसका नेक्स्ट पार्ट की बात करें, सो कह रहा है if E is in the play, H must be in the play. So E and H both in the play or H alone, right? Or what else? None. Okay, E is in the play. If E is in the play, then H must be in the play, right? Now अब देखते हैं थोड़ा कि कौन कौन सी एज इनको असाइन हम कर सकते हैं और क्या क्या लोगों को हम टीम में सेलेक्ट कर पाएंगे। ओके, सो H की एज F की एज से ज्यादा है और F की एज 43, 46 में से कोई एक नंबर होगा। E और C की बात करें तो 34, 28 में जाकर के यहाँ पर इनकी स्टोरी है। सो अगर हम देखें कि E और C इन केस 34, 28 एज को कंसिडर करते हैं, E की एज 34 हो, C की एज 28 ऐसा मान लेते हैं, तो उससे आप देखोगे कि A, G के लिए ये केस हट गया क्योंकि 28 एज C के पास है, और ये केस हट गया क्योंकि 34 एज E के पास, राइट? तो सिर्फ A, G के पास ये पॉसिबिलिटीज बची 46 और 43। अब सोचो अगर A, G को आपने 46, 43 पॉसिबिलिटीज दे दी तो F को 46, 43 में से कोई भी नंबर नहीं मिला, मतलब ऐसे केस में आप F को कोई एज असाइन नहीं कर पाओगे, राइट? तो यहाँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दैट मीन्स हमने जो E, C की पॉसिबिलिटी ली 34, 28 वो गलत पॉसिबिलिटी ले ली। तो E, C के लिए ये करेक्ट पॉसिबिलिटी होनी चाहिए 43 एंड 37। तो आपने कहा E की एज क्या है 43, राइट? C की एज क्या है 37। अगर E की एज 43 है, C की 37, तो फिर F की एज कंफर्म क्या होनी चाहिए 46 और H की एज क्या होनी चाहिए 47, ओनली पॉसिबिलिटी, राइट? 46 एंड 47। अब चलते हैं हम लोग A, B, C और G पर, राइट? D एंड G। सो अगर बात करें A, G की तो उसमें 37 वाली पॉसिबिलिटी तो जा चुकी है, 37 ऑलरेडी हमारा C के पास है। 46, 43 वाली पॉसिबिलिटी जा चुकी, तो आपने बोला कि A की एज क्या है 28 और G की एज क्या है 25। अब हमने बात की कि जो B की एज है 25, 27, 28 में से हो सकती है, तो आपने बोला B की एज कंफर्म क्या होनी चाहिए 27। और अगर B की एज 27 है तो बताओ D की एज क्या होगी, जो बचा हुआ नंबर है। सो D की एज आ गई 34। एज तो हमने ऑल 8 एक्टर्स की यहां से बता दी। ओके, सो जैसे पहला क्वेश्चन इसमें यही था, व्हाट इज द एज इन ईयर्स ऑफ D, तो इसका आंसर तो आपका आ गया 34। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन गौरव सेलेक्ट द 5 एक्टर्स, कितने तरीके से गौरव ये 5 एक्टर्स सेलेक्ट कर सकता है। 5 एक्टर्स उसको सेलेक्ट करने हैं। ओके, अगर वो 5 एक्टर सेलेक्ट करना चाह रहा है तो कौन कौन से वेज में वो 5 एक्टर सेलेक्ट कर पाएगा। तो हमें क्या देखना है 43, 46, 47
जो एज है, मतलब उसको ई, एफ और एच इनमें से कम 2 एक्टर सेलेक्ट करने हैं, राइट। ये 40s में है लोग। फिर 34 और 37 मतलब डी कोमा एच में से कम एक एक्टर सेलेक्ट करना है, और उसके बाद ए, बी एंड जी इनमें से कम एक एक्टर उसको सेलेक्ट करना है। यही तो बात हुई है, राइट। ओके, तो पहले हमें वहां पर फोकस करना चाहिए जहां पर केसेस बहुत कम बनते हो, जैसे डी एफ, या तो डी एफ दोनों सिलेक्टेड या फिर दोनों रिजेक्टेड, ई सी दोनों सिलेक्टेड या फिर दोनों रिजेक्टेड, राइट। तो आप यहां से देख करके चलो, जैसे डी एफ और नन वाला पार्ट है, तो एक केस में आपने डी एंड एफ दोनों को सेलेक्ट कर लिया सपोज, और एक केस में आपने बोल दिया कि डी भी हमारा रिजेक्टेड है और एफ भी हमारा रिजेक्टेड है। ओके, अब देखो डी एंड एफ के सिलेक्शन पर कोई स्टेटमेंट ये डिपेंड कर रहा है क्या? तो डी एंड एफ का हिंट यहां पर आपको मिल जाएगा C/D, या तो C अकेले आएगा या फिर D अकेले आएगा फिर नन। तो जहां पर आपने D को सेलेक्ट कर लिया है, मतलब इस केस में आप ऑलरेडी C को रिजेक्ट कर चुके हो, राइट। यहां पर C हमारा रिजेक्टेड है, कंफर्म। ओके, अगर C रिजेक्टेड है तो आगे की स्टोरी देखो। एक ये कंडीशन है E एंड C बोथ सिलेक्टेड या फिर बोथ रिजेक्टेड। सो DF वाले केस में कैन वी से E एंड C बोथ सिलेक्टेड वाला केस तो फिर आएगा ही नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी बोल रहे हो C इज रिजेक्टेड। तो दैट मीन्स E एंड C बोथ रिजेक्टेड वाला केस ही आना चाहिए, E रिजेक्टेड एंड C रिजेक्टेड। ये वाला केस तो वैलिड होगा ही नहीं। ओके, तो हमने कहा D एंड F सेलेक्टेड है अभी तक, और E हमारा रिजेक्ट हो चुका है और C हमारा रिजेक्ट हो चुका है, राइट। दूसरा केस जो हमने स्टार्ट किया कि D क्रॉस F क्रॉस, तो उससे देखो E एंड C दोनों सिलेक्ट हो सकते हैं या फिर E एंड C दोनों रिजेक्ट हो जाएं। अगर आप कह रहे हो कि E एंड C दोनों रिजेक्ट, तो D क्रॉस F क्रॉस E क्रॉस C क्रॉस 4 लोगों को रिजेक्ट करके 5 लोग सेलेक्ट हो ही नहीं पाएंगे, राइट। तो बस हमें क्या सोल्व करना है अब यहां से, या तो ये वाला एक केस बन रहा है हमारा D क्रॉस F क्रॉस E टिक C टिक, या फिर D F टिक और E क्रॉस C क्रॉस। ये हमारे 2 केसेस बन रहे हैं, इनको हमें सॉल्व करना है, राइट। आगे की कहानी देखते हैं। अब D एंड F की बात हो चुकी है, E एंड C के बारे में सोच लेते हैं कि E एंड C कहाँ कहाँ पर लिंक्ड हैं। तो E एंड C के लिए आप देखोगे तो E एंड C हमारा यहाँ पर रिलेटेड है। E अकेले तो नहीं आना चाहिए, E अगर आया हुआ है तो H आना ही चाहिए, राइट। तो जहां पर आपने E और C को टिक किया हुआ है वहां पर आपको H को लेना ही पड़ा। E, C, H 3 लोग हमारे यहां से फिक्स हो चुके हैं। ओके, E, C एंड H। जहां पर आपने C को क्रॉस किया वहां पर आपकी मर्जी, आप H को लेना चाहे ले सकते हो, आप H को छोड़ना चाहे छोड़ सकते हो, आपकी चॉइस है। मैं बात करूं जहां पर E, C एंड H हमारे सेलेक्ट हुए, राइट। अब अगर इसी केस को थोड़ा और आगे लेकर के जाओगे तो E, C की बात आप कर चुके हो, जैसे अब आप H की बात करने लग जाओ तो H अकेले नहीं आएगा, H हमारा A को लेकर आएगा, और H अगर आ गया तो B नहीं आना चाहिए, तो आप B को रिजेक्ट कर दो और A को सिलेक्ट कर दो। आप यहां से आपने A को सिलेक्ट कर दिया और B को रिजेक्ट कर दिया। ओके, 3 लोग रिजेक्ट हो चुके हैं, E, C, H, A आ चुका है, तो G आना ही चाहिए। G पर कोई कहीं भी आप कंडीशन देख लो, कहीं कोई कंडीशन है ही नहीं, तो G को आप ऐसे ही लेकर आ गए और ये टीम बन गई E, C, H, A एंड G। एक तो ये टीम बन रही है, राइट, E, C, H, A एंड G। बस ये देख लो जो कंडीशन थी एटलीस्ट 1 एक्टर इन 20s 1 एक्टर इन 30s, वो वैलिड है क्या? E, F, H में से कम 2 लोग बिल्कुल हैं हमारी टीम में। ये H की जगह यहाँ पर C होना चाहिए। ओके, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। तो D और C में से एक सेलेक्ट होना है, वो भी हमारी टीम में है, और A, B, G में से एक सेलेक्ट होना है, वो भी टीम में है। ओके, बात समझ आई। अब ये दूसरा केस, D एंड F हमारे सेलेक्ट हो चुके हैं, C हमारा रिजेक्ट हो चुका है, E एंड C दोनों इनफैक्ट हमारे रिजेक्ट हो चुके हैं, राइट। अब इसके बाद की कहानी यहां पर आप देखो अगर, सो अब आपके पास एक चॉइस है कि आप H को सेलेक्ट कर सकते हो या फिर आप H को रिजेक्ट कर सकते हो। अगर H को सेलेक्ट किया तो B को रिजेक्ट करना ही पड़ेगा, राइट। H को सेलेक्ट करके आपने B को रिजेक्ट कर दिया। ओके, सो D एंड F सेलेक्टेड, H सेलेक्टेड, H अकेले नहीं आ सकता, H A को लेकर के ही आएगा, H एंड A, D F H A और 5वां पर्सन आ गया G। तो ये एक टीम बन रही है D F
HAG, देखते हैं वैलिड है कि नहीं है। और क्या पॉसिबिलिटी है, DF, यहां से हमने E क्रॉस C क्रॉस H क्रॉस कर दिया है, तो A G एंड B, DF AGB, AG एंड B। क्या DF AGB पॉसिबल टीम है? सो DF AGB आप देखोगे ABG में से कम एक हमें लेना था, 3 हमने ले लिए हैं, तो पक्का EFH में आप देख लो एक ही पर्सन आया है हमारा, 2 नहीं आए, ये टीम हमारी हट गई। क्या DFHAG पॉसिबल है? DF, राइट। सो F और H और A और G देख लो, EFH, सो FH 2 लोग आ गए टीम में, बिल्कुल सही है। D आया हुआ है, ABG में से 2 लोग आए हैं, तो ये टीम हमारी वैलिड है। DFHAG और ECHAG, ये 2 टीम्स हमारी बन जाएंगी। सो इन हाउ मेनी वेज quorum कैन सेलेक्ट दी 5 actors? आंसर इज 2 ways, राइट। और लास्ट ये कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग विल डेफिनेटली बी इन द प्ले, कौन इनमें से डेफिनेटली प्ले में होगा? तो द यंगेस्ट पर्सन अमंग द 8, यंगेस्ट कौन है? G की एज है 25, यस, ये डेफिनेटली प्ले में होगा। बाकी स्टेटमेंट्स आप चेक कर सकते हो, वो फॉल्स होने चाहिए। द सेकंड यंगेस्ट पर्सन अमंग द 8, सेकंड यंगेस्ट पर्सन की एज क्या है? 27, बी के बिना टीम हम बना पा रहे हैं, राइट। थर्ड, द फोर्थ यंगेस्ट पर्सन अमंग द 8, फोर्थ यंगेस्ट पर्सन की एज क्या है? फोर्थ यंगेस्ट पर्सन की एज है 34 है डी के पास, डी के बिना भी हम टीम बना पाए, ECHAG। फोर्थ, द सेकंड ओल्डेस्ट पर्सन अमंग द 8, सेकंड ओल्डेस्ट पर्सन कौन है अमंग द 8? 46 एज F के पास है, F के बिना हम टीम बना पाए, तो सिर्फ ऑप्शन ए डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए। ओके, आई होप पूरा सेट आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। डे नंबर 32 पर हम मिलेंगे नेक्स्ट सेट डिस्कस करने के लिए। स्क्रीनशॉट आप कैप्चर कर लीजिए, इसको अटेम्प्ट करके आइएगा। सो लेट्स कैच अप ऑन डे नंबर 32। बाय बाय।